तो नाउ दिस इज द लेक्चर 9 ऑफ द सीरीज। वहीं से रिज्यूम करेंगे सिविल वॉर पे। हमने छोड़ा था कि सिविल वॉर की इमीडिएट कॉजेज क्या थी। अब जी सिविल वॉर लग गई। वी नो देयर आर टू पार्टीज टू द सिविल वॉर, वन इज द यूनियन, द अदर इज द कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इन दोनों के बीच में लगी है जंग। अब जो जंग कैसे, जो सीएसए वाले लोग हैं, साउथ वाले लोग हैं, सीएसए के जो ट्रूप्स थे, उन्होंने क्या किया कि जो यूनियन का गैरिसन कैंट था फोर्ट समटर पे चार्ल्सटन हार्बर के पास, 12 अप्रैल 1861 को वहां पे सबसे पहला फायर करते हैं। ठीक है, और जंग छिड़ जाती है। और ये वो जंग थी जिसमें 6,80,000 से लेके कोई 8 लाख कैजुअलिटीज हुई थी, और सबसे डेडली वॉर थी फॉर द अमेरिकन। लड़े कौन थे? साउथ वर्सेस द नॉर्थ। साउथ वाले कौन थे? सीएसए। नॉर्थ वाले कौन थे? यूएसए। इमीडिएट कॉस्ट क्या थी? स्लेवरी एंड वी नो। डिफरेंस क्या था? एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। ठीक है। साउथ वाले क्या चाहते थे कि जो फेडरल गवर्नमेंट की टायरनी या जुल्म है उससे रोका जाए, स्टेट की जो गवर्नमेंट है स्ट्रांग होनी चाहिए, जबकि नॉर्थ वाले कहते थे कि स्ट्रांग नेशनल गवर्नमेंट होना चाहिए। राइट। अब जो एंटी स्लेवरी सेंटीमेंट्स थी, उन्हें उन उनके लिए ना रिलीजन था वो, दैट वाज अ मोटिवेटिंग फैक्टर जो उन्हें मोटिवेट करता था कि गुलामी ना होनी चाहिए, गुलामी को ख़त्म करो और हर इंसान बराबर है। सो रिलीजन वाज अ मोटिवेटिंग फैक्टर। राइट। अब जंग तो लगती है, लेकिन मैंने बात की थी कि जो साउथ वाले या स्टेट्स हैं जिन्होंने सीएसए बनाया था, वो क्या करते हैं, वो इतने तेज होते हैं कि अपना फर्स्ट कंस्क्रिप्शन एक्ट पास कर लेते हैं। कंस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि फौज में भर्ती करना, लोग उसे कंस्क्रिप्शन कहते हैं। दिस इज द टर्म यूज के जब लोगों को फौज में भर्ती, तो दैट मीन्स कि उन्होंने अपनी मिलिट्री भी बनाना शुरू कर दी कंस्क्रिप्शन एक्ट से। नेशनल टैक्सेस इकोनॉमी का सिस्टम भी बनाना शुरू कर दिया, करेंसी के नेशनल करेंसी भी इशू करना शुरू कर दी, और अपनी एक ब्यूरोक्रेसी भी बना ली। राइट। तो इन्होंने पूरा निज़ाम जो है सेट रखा था। लेकिन मसला ये था कि नॉर्थ के पास एज था हर चीज़ में, उनके पास मैन पावर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन, रिसोर्सेज सब कुछ थी। साउथ इन चीज़ों में पीछे था। तो व्हाट हैपन कि अगर जंग भी लगती है तो साउथ के रिसोर्सेज तो पहले ही डिप्लीट या ख़त्म हो जाएंगे बिफोर द नॉर्थ। ठीक है। नॉर्थ के पास मिलिट्री लीडर भी ग्रैंड जैसे थे। ही वॉज मिलिट्री लीडर जिनकी ब्रूटल स्ट्रेटेजी थी और बड़े होशियार लोग थे। नॉर्थ के अंदर सिर्फ एक मसला ये था कि एलीट कहते थे कि अगर स्लेव्स फ्री हो गए तो दे वुड compete फॉर जॉब। उन्हें डर लगने लग गया एलीट क्लास को। सो जंग जैसे ही शुरू हुई, अब्राहम साहब ने एक अक्लमंदी की, होशियारी की, बल्कि उन्होंने जनवरी 1863 को एक प्रोक्लेमेशन ऑर्डर एमेंसिपेशन का साइन किया, एग्जेक्टिव ऑर्डर अमेरिका के अंदर साइन किया। ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की तरह ही होता है कि जो जिसका इख्तियार सदर को होता है कि वो उसे लॉ बना सकता है। तो व्हाट ही डिड, उसने कहा कि जितने भी स्लेव्स हैं उन्हें हमने आज़ाद किया। लेकिन स्लेव्स किस जगह पे? वो स्लेव्स उन रियासतों में जो सीएसए के अंडर है, या उन रीजन्स के अंदर हैं जहाँ पे यूएसए को अथॉरिटी नहीं है। ठीक है। सो जो रियासतें अमेरिका के पास कंट्रोल में नहीं थी, या जो बागी स्टेट्स थी, रेबलिंग स्टेट थी, सिर्फ उनके लिए ये निकाला प्रोक्लेमेशन ऑर्डर कि भाई वहाँ के जो स्लेव्स हैं वो आज़ाद हैं। सो अब स्लेव्स को क्या मिला कि जो सीएसए के अंदर या रेबेलिंग जो भी बगावत वाली स्टेट्स थी, उनके स्लेव्स को एक वो मिल गया फायदा कि यार देखो, यूनियन वाले हमारे साथ हैं और ये लोग इनके फिर अगेंस्ट हो गए। राइट। लेकिन मसला इस चीज में ये था कि वो एरियाज थे जिसमें यूएस को तो अथॉरिटी नहीं थी, ये तो वो स्टेट्स थी जो रिबेल कर रही थी, बागी थी। लेकिन अमेरिका ने ये कहा कि जो स्टेट्स हमारे कंट्रोल के अंदर हैं, जो ऑलरेडी, उसमें स्लेव्स को फ्री नहीं किया जाएगा, वो स्लेव्स ही रहेंगे। सो व्हाट स्लेव्स डिड कि वो भाग के रिफ्यूज लेना शुरू कर दिया, पनाह लेना शुरू कर दी जो यूनियन के ट्रूप्स थे। ठीक है। तो एक बोनस मिल गया जो स्लेव्स को एनकरेज करता था कि यूनियन की लाइंस में आओ और सीएसए को छोड़ो। सो जो ज्यादा ब्लैक थे उन्होंने क्या किया कि अमेरिकन आर्मी ज्वाइन कर ली। जबकि ब्रिटिश को देखा जाए तो ब्रिटिश का फोकस मिस्र और इंडिया की तरफ था। तो वो चाहता था कि उस तरफ अपनी ग्रिप बनाए। वो यहाँ पे 1857 वाला एरा जब यहाँ पे आए थे, सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए थे, राइट, या इजिप्ट की तरफ जा रहे थे, तो उनको लेस कंसर्न था विद दिस सिविल वॉर। ठीक है। अब जो इब्राहिम साहब क्या करते हैं, वो बैटल ऑफ गेटिसबर्ग होती है जहाँ पे यूनियन की जो फोर्सेस हैं वो जीत जाती हैं, और साउथ की जो फोर्सेस हैं, जो ली की जनरल ली होता है उसकी कमांड में होती हैं, वो हार जाते हैं। तो इससे ये होता है कि यूनियन की फोर्सेस जीत जाती हैं। ठीक है। फिर जब जीत जाते हैं, दैट मीन्स के नॉर्थ जीत गया या यूनियन जीत गई। 13th अमेंडमेंट पास की जाती है, और ये 13th अमेंडमेंट वो होती है
कि जिस स्लेवरी की वजह से सारा मसला हुआ होता है, 13 अमेंडमेंट अमेरिका के कानून में पास करके स्लेवरी को ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। और इस स्लेवरी को ख़त्म करके ये कह दिया जाता है कि जो भी साउथ की स्टेट्स हैं वो यूनियन में अगर आना चाहती हैं तो व्हाट दे हैव टू डू, उनको भी स्लेवरी को ख़त्म करना होगा, ठीक है। वही कंडीशन फॉर पीस है, तभी अमन होगा, वरना हम तब तक लड़ते रहेंगे। मतलब जो जो सी से छोड़ के यूनियन में आएगा तभी हम उनकी जान छोड़ेंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अमेरिका को एक न्यू बर्थ मिल गई। और ये एक सेकंड काइंड ऑफ अमेरिकन रिवोल्यूशन था, जिसमें लिंकन साहब थे, उन्होंने गेटिसबर्ग के अंदर अपना एक खिताब किया, जिसमें अपनी विक्ट्री डिक्लेयर की, क्योंकि गेटिसबर्ग की बैटल लास्ट वो जीते थे। इसका मतलब ये है कि नॉर्थ अगर जीतता है तो अब अमेरिका कौन सी पाथ फॉलो करेगा जो नॉर्थ ने ले डाउन की है, राइट। तो नॉर्थ ने क्या लेट डाउन किया कि इंडस्ट्री वाला सिस्टम चलेगा रादर द एग्रेरियन, नेशनल गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी रादर द इंडिविजुअल स्टेट। अब इस सारे सिस्टम के बाद इस जो आपकी सिविल वॉर लगी, अब अमेरिका को प्लूरलाइज करना छोड़ दिया। पहले कहा जाता था द यूनियन या यूनाइटेड स्टेट्स आर ग्रेट प्लेस टू लिव, इसके बाद अमेरिका एक हो गया बिकॉज देयर वाज स्ट्रांग नेशनल गवर्नमेंट। अब कहा जाता है द यूएस इज अ ग्रेट प्लेस, अब उसे प्लूरलाइज नहीं किया जाता सिविल वॉर के बाद, राइट। इसके बाद कुछ एक्ट्स पास किए गए। इन एक्ट्स के द फर्स्ट एक्ट वाज होमस्टीड एक्ट ऑफ 1862। अब ऑब्वियस अमेरिका जीत गया, सारी की सारी टेरिटरी नॉर्थ के कंट्रोल में आ गई, तो कुछ एक्ट पास किए। इन्होंने कहा कि जिस अमेरिकन के पास $18 होंगे और वो फार्म अपना बनाना चाहता है और रहना चाहता है तो वो वेस्ट मूव कर सकता है, क्योंकि जो कॉलोनी बनी थी ईस्ट से शुरू हुई थी, ये रीजन्स थोड़ा खाली स्पेस कम पॉपुलेटेड था। तो जो रहना चाहता है, $18 है, वो यहाँ पे मूव कर सकता है, उनके लिए कानून बना दिया। फिर मॉरल लैंड ग्रांट एक्ट पास किया गया। इन्होंने कहा कि जो जो कॉलेजेस हैं उन्हें हम फंड्स देंगे, वो ट्रेनिंग साइंटिफिक और एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर या टेक्निक के अंदर वो करवाएं, गवर्नमेंट उसे फंड करेगी। फिर एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट बनाया गया कि फार्मिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस को सिखाया जाए लोगों को। थर्ड वो स्पेसिफिक रेलवे एक्ट, रेलवे को किस तरीके से एक्सपेंड करना है। सो ऑब्वियस इतनी बड़ी ज़मीन थी अमेरिका के पास, तो इन्होंने क्या किया, रेलवे अथॉरिटी को लैंड ग्रांट्स दिए, ज़मीनें दी कि आपने रेलवे नेटवर्क पूरे मुल्क के अंदर बिछाना है, कि जिससे पूरा मुल्क जो है यूनिफाई हो जाए, कनेक्ट हो जाए ट्रांसपोर्टेशन के मामले में। सो इन्होंने 158 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड दी रेल खाते को, राइट, रेलवे वालों को दी। और फिर अमेरिका की कांग्रेस ने क्या किया, पहली बार प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स लगाया लोगों के ऊपर, कि जितनी आपकी इनकम होगी उस इनकम के लिहाज से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज द डायरेक्ट टैक्स, राइट। फिर उन्होंने फ्लोटिंग बॉन्ड भी निकाले, करेंसी भी इंट्रोड्यूस करवाई और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को प्रमोट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि हमने हैमिल्टोनियन विजन देखा था, दैट वाज इन फेवर ऑफ नोर इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास। इसका मतलब ये हुआ ना कि सिविल वॉर के बाद हैमिल्टन का विजन जीत गया, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिविल वॉर और किस तरीके से अमेरिका ट्रैक पे आया इतनी सारी मुशक्कत के बाद।